बैठी तो ऐसे हैं जैसे हाथ पैरों में मेहंदी लगी हो। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते हों इनके। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी बस। बाहर से थक हार कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। कविता खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। बर्तन इधर से उधर पटक रही थी। ऐसा नहीं था कि उसके सास उमा देवी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। कविता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच जब उसके लिए विकास का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया था कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी के लिए मना नहीं करेगा और वो नौकरी करेगी। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर तो बैठ नहीं सकती। विकास और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिन बाद ही कविता का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन कविता ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि अब वो नौकरी करेगी, तो उसकी सास उमा देवी ने परिवार के सामने ही साफ साफ कह दिया था कि बहू नौकरी करे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मैं कुछ नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं बहू को अपने हाथ के बने पकवान खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस खाई में फंस गई तो ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको उमा देवी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का उमा देवी पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। खैर, कविता को तो नौकरी ही करनी थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी को नहीं गंवा सकती थी, नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वो फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस बात का हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए एक कुक रख लेते हैं। खाना बनाने के लिए कुक रखी गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाया करती थी। कविता का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोस देना। यूं ही दिन निकल रहे थे। कविता की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो कविता और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से कविता खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। वैसे तो उमा देवी में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय कविता को बनी बैठी हुई सास बहुत ज़्यादा चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर के शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद कविता के भाई की शादी भी तय हो गई। कविता की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। कविता की माँ ने सगाई के वक्त ही खुशी में गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी।
जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती भला। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई में संभाल लूँगी। कविता की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद कविता भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती। लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए कविता बोली। कुछ दिनों में ही कविता के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही कविता की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। कविता की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी और बहू को भी खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे कविता की माँ बड़े चाव से पूरा काम करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। कविता की भाभी अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब कविता फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं है। कभी मुंह सीधा करके मुझसे बोलती नहीं है। अरे मेरी दी हुई छूट मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? कविता बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा कर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए कविता बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बढ़ाई की भूखी थी। अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया मैंने। एक बात कहूँ बेटा, तू बुरा मत मानना। तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह ले, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी, उसकी चाकरी वो नहीं करेंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ना लेती, इससे इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर कविता निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी उमा? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं तो अपनी खुशी के लिए ये लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब छुट्टी के दिन आए हैं तो अपने शौक़ भी पूरे ना करूँ? अपने शौक़ ही पूरे कर लूँ कम से कम। पता नहीं भगवान के घर से कब बुलावा आ जाए। कविता की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों कविता अपनी सास की बात सुनकर चिढ़ नहीं रही थी।
बल्कि वो भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही थी मम्मी जी, एक औरत को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है। शादी से पहले माँ बाप की हाँ में हाँ रखो, शादी के बाद पति को खुश रखो, उसके परिवार को खुश रखो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, और जब बच्चों की शादी हो जाए, बहू आ जाए, तो उसे और उसके बच्चों को संभालो, घर गृहस्थी के काम में लगे रहो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। दोस्तों, जो उमा देवी ने अपनी बहू से कहा था कि वो बहू की चाकरी नहीं करेंगी, उनका ये फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।